हेलो डियर लर्नर्स, रामानुजन बैच के आज के सेशन में हम कवर करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शंस में हम एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। और कुछ आर.डी. शर्मा की जो बुक है मैथमेटिक्स की, उसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन एज यू नो हम शुरू कर चुके हैं और 2 सेशन में पढ़ा भी चुका हूँ, सेशन 1 और सेशन 2। हमने बेसिक चीजें जो भी रिलेशन से रिलेटेड थी वो कंप्लीट कर ली हैं। फिर भी मैं एक बार, आप अगर चैनल पर नए हो तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ रिलेशन एंड फंक्शन का। रिलेशन को हमने पढ़ा था तो एक बेसिक थिंग पढ़ी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हमने सीख लिया था तो यही कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि A क्रॉस B से हम क्या निकाल के लाए थे, इसी से निकाल के लाए थे हम रिलेशन की डेफिनेशन। कि कोई भी रिलेशन R अगर A से B पे डिफाइन हो रहा है बच्चों, तो जो R होता है वो सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का। ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है किसी भी रिलेशन को जनरेट करने की। अब इस रिलेशन के डिफरेंट काइंड होते हैं। डिफरेंट काइंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि एम्पैथी रिलेशन हम पढ़ेंगे, इसमें हमने पढ़ भी लिया है एम्पैथी रिलेशन क्या होता है। अगर आप नए हो तो आपको एक बार ये सारी चीजें डेफिनेशंस कवर कर लेनी चाहिए। एक बार यूनिवर्सल रिलेशन, जब रिलेशन की वैल्यू एम्पैथी सेट हो जाती है, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं एम्पैथी सेट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें यूनिवर्सल सेट, जो कि हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। ओनली यू नीड टू रीड द डेफिनेशंस ऑफ द एम्पैथी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट इज द आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। उसके बाद आप जाएंगे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आएगा, उसके बाद आप जाएंगे तो सिमेट्रिक रिलेशन भी आएगा। ये सारी चीजें मैं आपको कवर करा चुका हूं। एंड फाइनल हमने आपको कवर कराया था ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हमारा सेशन 1 में हमने कवर किया था पूरा का पूरा, जो हमारा सेशन 1 रहा था। और उसके बाद हमने जो सेशन 2 लगाया था, उस सेशन 2 में हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ के गए थे, ठीक है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो जब तीनों ये रिलेशन एक साथ फॉलो होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हमारा बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं पिछले सेशन में, और आज हम फिर आज की सीरीज में कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, एक सेट दे रखा है आपको जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5, गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी। ये रिलेशन दे रखा है, यानी कि ए और बी को किस तरीके से रिलेट किया गया है कि जब ए माइनस बी की मॉडुलस वैल्यू क्या है, एक इवन नंबर निकल के आए। ठीक है ना, मॉडुलस वैल्यू को आप समझते होंगे, जब भी हम किसी मॉड एक्स की बात करते हैं तो ये एक्स या माइनस एक्स के इक्वल आता है। एक्स कब आता है, जब एक्स पॉजिटिव या जीरो हो, और ये आता है जब एक्स लेस देन जीरो। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो कहीं भी, और अगर आप पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसको हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। इसको सिद्ध करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फिर बाद में हमें ये भी सिद्ध करके देना है कि 135 का रिलेशन 135 के साथ होगा, ओके, रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि इस सेट के 2 अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हो जाएंगे, जिसमें 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, ये अलग होंगे, यानी कि इनका रिलेशन अपने आप से होगा, और 2 और 4 का अपने आप से अलग रिलेशन होगा। ठीक है ना, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमें क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम इसको क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाने का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि कोई भी एलिमेंट जो भी हमें दे रखा है, जैसे मान लीजिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ। अब ए का रिलेशन ए के साथ कब होगा बच्चों, जब ए में से मैं ए को सब्ट्रैक्ट करूं और इसकी मॉडुलस वैल्यू लूं, तो ये क्या नंबर आना चाहिए, एक इवन नंबर आना चाहिए। अच्छा, इतना पता आपको होना चाहिए बच्चों कि इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इवन नंबर्स अलग होते हैं और ऑड नंबर्स अलग होते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 2 का डिवाइड जाता है, यानी कि 0 2 4 6 ये पॉजिटिव रियल इंटीजर्स होते हैं, और इधर -2 -4 -6 ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इवन नंबर का मतलब होगा कि ए में से ये जाएगा तो 0, और 0 क्या है, एक इवन नंबर है। इसका मतलब ये है कि ए का रिलेशन जो होगा ए के साथ होगा, मींस आपका 1 का रिलेशन 1 के साथ मिलेगा, 2 का रिलेशन 2 के साथ मिलेगा, क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 2 गया, मींस पर फॉर ईच एलिमेंट
हमारा ये रिलेशन हमेशा मिलेगा हमें, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि इफ ए कॉमा बी अगर एक दूसरे को रिलेट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि ए में से अगर बी को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो ये क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। अब एक बात समझनी है हमें कि अगर a माइनस बी का मॉडुलस वैल्यू इवन आ रहा है, इसका मतलब ये भी तो है कि b माइनस ए का डिफरेंस करेंगे तो भी इवन नंबर आएगा, क्योंकि इस पर कोई ज्यादा फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये मॉडुलस वैल्यू ही तो चेंज होगी। और मॉडुलस के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो आनी तो पॉजिटिव ही है। मतलब मैं -2 का मॉड भी निकालूंगा तब भी 2 आएगा, 2 का मॉड निकालूंगा तब भी 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास a माइनस बी लिखा हुआ है तब भी वो b माइनस ए ही है। बात समझ में आ रही है ना। इसका मतलब a माइनस बी हमें कब दिखाना है, जब a का रिलेशन हमें b के साथ दिखाना है, राइट। और b माइनस ए हमें कब दिखाना है, जब b का रिलेशन हमें a के साथ दिखाना है। तो हम यही कहना चाहते हैं यहाँ पे कि अगर a कोमा b अगर रिलेशन r में बैठेगा तो a माइनस बी को इवन नंबर होना पड़ेगा। और यहीं से हम ये इम्प्लाइज कर सकते हैं कि अगर a माइनस बी इवन नंबर है तो b माइनस ए भी इवन नंबर होगा। इसका मतलब ये होगा कि यहां से b रिलेट कर जाएगा किसको, a को। मींस b कोमा a किस में जाके बैठ जाएगा, r में जाके बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है कि a कोमा b भी r में है और b कोमा a भी r में है, मतलब ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। थर्ड वन आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। ट्रांजिटिव कैसे शो करते हैं, तो देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या काम करते हैं हम। ट्रांजिटिव रिलेशन में बच्चों आपको पता होगा कि इफ a कोमा b अगर मेरे पास है r में एंड b कोमा c अगर मेरे पास है किसमें, r में, तो a कोमा b कब होगी, जब a माइनस b का मैं मॉड करूं और ये किसके बराबर आ जाए, किसी इवन नंबर के बराबर आ जाए, ठीक है ना। और इधर b माइनस सी कब r में होगी, जब मैं b माइनस सी निकालूंगा तो ये क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखिए अगर ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसको जोड़ देता हूं तब भी एक इवन नंबर आएगा, है ना। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तब भी एक इवन नंबर आएगा। तो अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मेरे पास क्या आने वाला है फाइनली कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये दोनों के दोनों मैंने एक साथ जोड़ दिए तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा a माइनस सी, क्योंकि ये भी इवन नंबर था और इवन नंबर में जब मैंने इवन नंबर जोड़ा है तो फाइनली फिर से क्या आ जाएगा, इवन नंबर ही आएगा ना। और अगर इवन नंबर आ रहा है a माइनस सी करने पर तो क्या इसका मतलब बच्चों ये नहीं है कि a रिलेट कर गया किसके साथ, c के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो ये सेट एलिमेंट दे रखे थे ये ट्रांजिटिव को भी फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, ये सिमेट्रिक भी हो रहा है और ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है। मतलब ये सेट क्या फॉर्म करेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करेगा। ये रिलेशन जो भी इसमें दे रखा है वो क्या बनाएगा, इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि आप सिद्ध करके दिखाइए कि 135 का रिलेशन जो होगा ना वो ओनली 135 के साथ ही होगा, और इधर 24 का रिलेशन किसके साथ होगा, ओनली 24 के साथ होगा। इसका मतलब ये होगा कि सेट में दो टाइप के एलिमेंट हो जाएंगे। एक एलिमेंट वो होंगे जो 135 होंगे, यानी कि इनका सेल्फ के साथ रिलेशन होगा। ईच अदर का मतलब ऐसे कि 1 का 3 के साथ भी हो सकता है, 1 का 5 के साथ भी हो सकता है। वैसा क्यों होगा, देखिए रूल ये कहता है आपसे, इस क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे, 1 मिनट आपको इधर देखना है, हमें ये चीजें समझनी है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए कि आपको हमें दिखाना है यहाँ पे कि 135 एक दूसरे के साथ क्यों रिलेट कर रहे हैं और 24 क्यों कर रहे हैं। हमें बात दी गई थी कि जब भी a और b रिलेट करेंगे इसका मतलब होगा कि a में से अगर मैं b को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये इवन नंबर आना चाहिए, है ना। यही तो ध्यान देना है। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैंने किसी ऑड नंबर को इवन नंबर से सब्ट्रैक्ट किया, अगर मैं रिलेशन ही दिखाना चाहता हूं तो मैं सपोज कर लेता हूं कि मैं सोचता हूं कि 1 का रिलेशन शायद 2 के साथ होगा। क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि 1 में से जब मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कितना आएगा बच्चों, -1 का मोड, और -1 का मोड का मतलब 1 क्या इवन नंबर है, 1 इवन नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि 1 का रिलेशन 2 के साथ नहीं है। मतलब सिमिलरली 1 का 4 के साथ भी नहीं होगा, 3 का 2 के साथ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑड नंबर का रिलेशन बच्चों किसी भी इवन नंबर के साथ नहीं होगा। तो ऑड का ऑड के साथ हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि 1 का 1 के साथ होगा, है ना।
1 का 3 के साथ भी होगा, 1 का 5 के साथ भी होगा। समझ रहे होंगे मेरी बात? ठीक है। 3 का यहाँ पे किसके साथ हो सकता है? 1 के साथ हो सकता है। 3 का यहाँ 3 के साथ हो सकता है। 3 का यहाँ 5 के साथ भी हो सकता है। सिमिलरली 5 का 1 के साथ भी हो सकता है, 5 का 3 के साथ भी हो सकता है और 5 का 5 के साथ हो सकता है। देखिए वो सारे पेयर हैं जिनका डिफरेंस निकालोगे मॉडुलस वैल्यू तो वो एक इवन नंबर आएगी। सिमिलरली 2 4 के साथ जाओगे तो देखिए 2 का 2 के साथ भी होगा, 2 का 4 के साथ भी होगा। इधर यहाँ पे देखोगे तो 4 का 2 के साथ भी होगा और यहाँ 4 का 4 के साथ भी होगा। तो ये वो पॉसिबल पेयर्स हैं जिनके रिलेशन एक दूसरे के साथ होंगे, ठीक है ना। बाकी के और कोई भी यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं है जो आपको ये शो कर सकें कि ये इस रिलेशन में आएंगे या नहीं आएंगे। रीजन मैंने आपको बताया। इसका मतलब ये होगा कि सेट जो सेट आपको दे रखा था ना, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसके 2 पार्टीशन हो जाएंगे। एक पार्टीशन में ऑड नंबर्स आ जाएंगे 1 3 एंड 5 और दूसरे में आ जाएंगे 2 एंड 4, मींस 2 पार्टीशंस फॉर्म्ड अंडर दिस रिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी एक्सरसाइज में। ये कह रहा है कि गिवन एग्जांपल ऑफ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। हमें इसमें एक एग्जांपल बनाना है जो सिमेट्रिक तो हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव ना हो, ठीक है ना। मैंने एक क्वेश्चन आपको बच्चों कराया था, ध्यान होगा। मैंने कराया था कि अगर आपको सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है ना, अगर सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन दे रखी होंगी तो उसको हम कवर करेंगे। तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट बनाया और इसमें मैंने लाइंस कवर करी, ठीक है ना। केवल लाइंस ही लाइंस का मैंने एक सेट बनाया, ठीक है। इन लाइंस को मैंने रिलेशन क्या दिया? मैंने रिलेशन लिया R। कैसे डिफाइन किया? कि A से A पर जाने का काम करूंगा मैं, ठीक है ना। कैसे करूंगा? कि कोई भी लाइन L1 रिलेट होगी L2 से इफ L1 अगर परपेंडिकुलर हो किसके साथ? L2 के साथ, ठीक है ना। L1 किसके साथ परपेंडिकुलर हो? L2 के साथ। मैं ऑलरेडी ये एग्जांपल डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस सेशन में, तो आपने अगर वो सेशन नहीं भी देखा है तो वहां से जाकर के आप इसको कवर कर सकते हो। ये एक ऐसा एग्जांपल है जो सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी? ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। दूसरा ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमें एक ऐसा एग्जांपल जो दो ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव हो और ना ही सिमेट्रिक हो। तो हम इसका एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। देखिए दूसरे का क्या एग्जांपल बनाते हैं। एक सेट ले लेते हैं पहले A 1 2 एंड 3 और एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं A से A पर, ठीक है ना। कैसे रिलेशन डिफाइन करते हैं? देखिए रिलेशन ले लिया मैंने 1 2 इसमें ले लिया मैंने, फिर मैंने ले लिया इसमें 1 3 या फिर 2 3 ले लीजिए और फाइनल ले लीजिए 1 3 और इसको यहीं पे बंद कर दीजिए। अब इसको देखिए बच्चों, ये सिमेट्रिक नहीं है, समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं है ये सिमेट्रिक? क्योंकि 1 2 का जो पेयर होगा रिवर्स पेयर वो क्या होगा? 2 1 जो कि इस रिलेशन में दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब सिमेट्रिक कट, ठीक है ना। सिमेट्रिक तो ये नहीं हुआ। सिमिलरली अब मैं जाता हूं, देखिए ट्रांजिटिव तो ये है। क्यों है ट्रांजिटिव? क्योंकि मेरे पास देखिए 1 2 पेयर है, तो 2 से आगे जाने की सीढ़ी हमें कहां से मिलेगी? 2 3 से मिलेगी। अब 2 3 भी मेरे पास है, तो इन दोनों का फाइनल कंक्लूजन बच्चों क्या आएगा? इन दोनों का फाइनल कंक्लूजन आएगा 1 3 और 1 3 भी मेरा रिलेशन में दिया हुआ है, राइट। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर्म करेगा। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं करेगा ये आपको पता चल गया होगा। 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है, 2 का 2 के साथ नहीं है, 3 का 3 के साथ नहीं है, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा, ये कुछ एग्जांपल्स आपको थोड़ी सी माइंड में क्रिएटिविटी रखते हुए सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी में। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए बच्चों, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, और सॉरी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? एक ऐसा एग्जांपल क्रिएट करना है जो रिफ्लेक्सिव हो जाए और सिमेट्रिक हो जाए। तो क्या एग्जांपल ले लेते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं इसका 3rd नंबर का। ए ले लीजिए, वही 1 2 3, ठीक है ना। रिलेशन आपको बार बार फॉर्म करने पड़ेंगे। रिलेशन डिफाइन कर दीजिए आप A से A पर, ठीक है। और A से A पर रिलेशन डिफाइन करेंगे हम R इज इक्वल टू, क्या क्या रिलेशन ले लेते हैं? देखिए इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो सारे पेयर्स पहले पटकने पड़ेंगे हमें। 2 2 भी पटकना पड़ेगा और 3 3 पटकना पड़ेगा। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जैसे 1 2 ले लिया। अब क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है तो 2 1 भी लेना पड़ेगा,
है ना। फिर आगे ले लेते हैं एक एग्जांपल 2 3, और इसका रिवर्स लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे 3 2, क्योंकि हमें इसको सिमेट्रिक बनाना है, ध्यान देना। अब इस पे देखिए डिस्कस करते हैं हम। रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ये तीनों के तीनों पेयर यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्सिव डन हो गया। सिमेट्रिक क्यों डन हुआ? सिमेट्रिक इसलिए डन हुआ 1 का 2 1 है और 2 3 का 3 2 है, तो सिमेट्रिक भी डन हुआ। अब ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है, देखिए इसमें 1 2 है बच्चों, है ना। अब 2 से आगे जाने की कड़ी आपको कौन देगा? या तो ये देगा और या फिर ये देगा, तो इसी से ले लेते हैं। इसने अगर दी तो क्या दी? हमें तो हमेशा रिवर्स यानी कि गलत प्रूफ करके लाना है ना, तो गलत प्रूफ करने के लिए जल्दी ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको 2 1 को ढूंढ लें, 1 2 है 2 1 है तो फाइनल निकाल के लाएंगे 1 1 सर ये तो है। इसके होने से कुछ नहीं होता, ना होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 1 2 एंड 2 3, तो 1 2 एंड 2 3 का फाइनल क्या निकल के आएगा? 1 3। क्या 1 3 इसमें कहीं दिख रहा है आपको? 1 3 तो इसमें नहीं है। अगर 1 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब यही तो निकलता है कि ये जो दिया हुआ रिलेशन है ये सिमेट्रिक फॉर्म कर देगा, रिफ्लेक्सिव फॉर्म कर देगा, बट ये ट्रांजिटिव फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बताना है, बट सिमेट्रिक नहीं बताना है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक एग्जांपल सेट करना है और साथ ही साथ एक एग्जांपल सेट करना है आपको ट्रांजिटिव के लिए, और इसमें मना करना है कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं एक रिलेशन बनाता हूं फिर से। ए बराबर हमने क्या ले लिया? एक सेट ले लीजिए कोई सा भी। मैंने ले लिया से सपोज 1 and 2, 1 and 2 ले लिया, और इसमें हमने पटक दिए, सपोज करिए हमें सिमेट्रिक मना करना है, ध्यान देंगे, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बनाने हैं, ओके। तो देखिए इसमें हमने पटका, एक और एलिमेंट ले लीजिए इसमें 1 2 and 3, तीनों के तीनों को इस तरीके से ले लीजिए इस सेट को 1 2 and 3, और इस पर एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं हम। रिलेशन क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव रखना है बच्चों, तो 1 1 भी चाहिए हमें, 2 2 भी चाहिए यहाँ पे, और 3 3 भी चाहिए। अब ट्रांजिटिव भी रखना है, सिमेट्रिक नहीं रखना है, तो जो भी पेयर हम डालेंगे, जैसे सपोज करिए हमने 1 2 डाल दिया, तो 1 2 का रिवर्स एलिमेंट इसमें मत पुट करिए, अगर कर देंगे तो सिमेट्रिक बन जाएगा। तो 1 2 डाला, यहाँ पे 2 3 डाल दीजिए और फाइनल डाल दीजिए 1 3। अब इससे क्या मतलब निकलेगा? अब देखिए क्या मतलब निकलेगा, ये पता करते हैं। हमें ये पता चला कि इन तीनों पेयर्स के होने से ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव क्यों होगा? क्योंकि 1 2 है 2 3 है, और इनका आउटपुट वैल्यू क्या आएगा? 1 3, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई और एलिमेंट लोगे, जैसे मान लीजिए आपने 2 3 लिया, तो 3 से आगे जाने की रास्ता केवल 3 3 देगा, तो फाइनल 2 3 आ जाएगा। अगर आप 1 3 को लोगे तो फिर 3 से आगे जाने की रास्ता यही देगा, तो फिर फाइनली 1 3 आ जाएगा। मीन्स कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और जब कोई चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा, बट ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 का इसमें रिवर्स नहीं है, 2 1 है ना, ये रिलेशन में ही नहीं बिलोंग करता। जब ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमिलरली इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का जो 5th ऑप्शन है, आप उसको भी ट्राई करिए सेल्फ, ठीक है ना। उसमें जिस चीज को हाँ के लिए बोला गया, तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, 2 या 3 एलिमेंट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या दे रखा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द पॉइंट्स इन प्लेन, यानी कि प्लेन में जो पॉइंट्स होते हैं उनका कलेक्शन हमने क्या कर लिया? ए कर लिया। जैसे मान लीजिए मैंने एक पी लिखा, और पी क्या है? पी इज अ पॉइंट इन प्लेन, ओके। प्लेन का मतलब 2D प्लेन से बात हो रही है ना, 2D प्लेन भी जब समझते होंगे आप, जिनमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, ठीक है। चलिए, तो हमने पी पॉइंट्स ऐसे सारे के सारे कलेक्ट कर लिए जो कि प्लेन में दिए हुए हैं। अब इनके ऊपर हमने एक रिलेशन लगाया आर, ए से कहां डिफाइन किया? ए पर। किस तरीके से डिफाइन किया इस रिलेशन को? हमने ये कहा कि एक पॉइंट पी किसी दूसरे पॉइंट क्यू के साथ रिलेट करेगा। कैसे रिलेट करेगा? मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। डिस्टेंस पी की जो होगी कहां से? ओरिजिन से, वो सेम होनी चाहिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि सपोज करिए कि इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, राइट। और अगर ये ओरिजिन पॉइंट है तो आप ऐसे करके ओरिजिन पॉइंट बनाएंगे 2D प्लेन में, ठीक है। दिस इज योर ओरिजिन। यहां पर अगर कोई पॉइंट पी लाई करता है जिसकी डिस्टेंस इससे
सपोज करिए R है, तो इस P के साथ कोई दूसरा पॉइंट Q तभी रिलेट करेगा, दिस इज द पॉइंट Q, जब इसकी डिस्टेंस भी इस ओरिजिन से कितनी हो, R हो। अंडरस्टूड? यानी कि कोई भी दो पॉइंट P रिलेटेड करेगा Q के साथ इफ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ P एंड Q इज सेम। ठीक है, चलिए इसको रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं, बड़े आराम से इसको रिफ्लेक्सिव दिया जा सकता है। P का रिलेशन P के साथ होगा, नो प्रॉब्लम, और ऐसा फॉर ऑल P के लिए होगा, यानी कि कोई भी पॉइंट उठा लीजिए इस प्लेन में, उस पॉइंट की खुद के साथ ही डिस्टेंस दी जा रही है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो होना ही है। ठीक है, सेकंड क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करना है कि इफ P रिलेट कर गया सपोज करिए Q को, मतलब P की और Q की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से सेम है, तो इसका मतलब ये भी तो है कि Q रिलेट कर गया किसको, P को, क्योंकि जो डिस्टेंस P की Q के साथ है वही डिस्टेंस Q की P के साथ होगी, दैट विल बी सेम। थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी बिल्कुल सिमिलर होगा, क्या कि अगर P रिलेट करता है Q के साथ, है ना, एंड Q रिलेट करता है किसके साथ, P के साथ, सॉरी कोई और पॉइंट ले लीजिए R के साथ सपोज करिए, ठीक है, कि P, Q किस में बिलोंग कर रहे हैं, R में। फिर एक दूसरा पॉइंट ले लीजिए सपोज करिए QS, नहीं तो RR एक जैसे हो जाएंगे, तो समझने के लिए ऐसे Q, S ले लेते हैं, और यहां देखते हैं कि P, Q और यहां पे एक पॉइंट ले लिया हमने S, इसकी भी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, R है। तो अगर P की डिस्टेंस, क्योंकि ऐसा है ना यहाँ पे, P की डिस्टेंस Q के साथ कोई तो कोई डिस्टेंस रही होगी R, अगर इसकी डिस्टेंस R है और ये भी अगर यहाँ पे बिलोंग कर रहा है ना Q, तो Q की जो डिस्टेंस ओरिजिन से रही होगी उसी डिस्टेंस को S के साथ होना पड़ेगा। तो Q की डिस्टेंस ऑलरेडी क्या रह चुकी है ओरिजिन से, R, तो फिर इसको भी R ही होना पड़ेगा। जब Q की डिस्टेंस S के साथ भी R है और P की डिस्टेंस Q के साथ R है, मींस जो P की डिस्टेंस S के साथ होगी वो भी कितनी होगी, R ही होगी। मींस ये एक दूसरे को डायरेक्टली रिलेट करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली रिलेट करेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। इसमें जो आगे कह रहा है फर्दर, यानी कि ये भी सिद्ध करके दिखाओ, सो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P व्हिच इज नॉट इक्वल टू ओरिजिन इज द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड हैविंग द सेंटर एज ओरिजिन। देखो इसमें क्या कह रहा है, समझने वाली बात तो यही है कि अगर आपके पास कोई 2D प्लेन है, आर्गेन प्लेन, और इस 2D प्लेन में दिस इज द सेंटर पॉइंट, सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट 0,0, और इस 0,0 से कोई पॉइंट P की डिस्टेंस हमने R ली। अब ये कह रहा है कि उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन कर लीजिए, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which have या which are related to P। कोई भी पॉइंट जो भी इस प्लेन में होगा वो P के साथ तभी रिलेट कर सकता है जब डिस्टेंस जो होगी P की, अगर डिस्टेंस P की R है, तो कोई दूसरा पॉइंट जो Q होगा उसकी डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए, ओरिजिन से R होनी चाहिए। R मींस उनकी जो डिस्टेंस आएगी, तो आप एक पॉइंट समझते होंगे, सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है, सर्किल की डेफिनेशन भी तो यही होती है। सर्किल क्या होता है, एक लोकस होता है, किसका लोकस होता है, वो उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, दोज हैव द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज अ सेम। यानी कि जितने भी पॉइंट आएंगे, अगर ये R डिस्टेंस लेकर के बैठा हुआ कोई पॉइंट P है, तो इसके जो भी पॉइंट होगा Q, उसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी, उसकी भी डिस्टेंस R ही होगी, फिर उसकी भी डिस्टेंस R ही होगी, फिर उसकी भी डिस्टेंस, यानी कि एक रेडियस जैसा नहीं बनता जाएगा, इस तरीके से रेडियस आती जाएगी, कहीं भी लेते जाइए। अब जब इन पॉइंट्स का आप कलेक्शन करेंगे इस तरीके से, दिस फॉर्म ऑफ सर्किल, ओके, यानी कि इस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं, मी कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स, तो कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स क्या बन जाएगा, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ द पॉइंट बन जाएगा हमारा सर्किल। ओके, और इसका जो सेंटर होगा, क्योंकि हम रेडियस के अकॉर्डिंग, रेडियस कहां से डिसाइड कर रहे हैं, ओरिजिन से, तो इसका जो सेंटर होगा वो इसका ओरिजिन होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट देखिए अब एक और, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, यानी कि हमें एक ऐसा रिलेशन दे रखा है जिसमें सारे के सारे क्या डिफाइन कर रखे हैं, उसने ट्राइंगल्स डिफाइन कर रखे हैं, और वो कह रहा है कि कोई भी दो ट्राइंगल एक दूसरे के साथ तभी रिलेट होंगे जब T1 सिमिलर होगा T2 के। सिमिलरिटी
का जो रूल होता है वो कॉन्ग्रुएंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कॉन्ग्रुएंट में आपको 3 लॉ पढ़ाए जाते हैं ना, ट्रिपल एस प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, एस प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है और ए प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है। ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले, साथ में उनके एरिया जो होते हैं ना, एरिया ऑफ द ट्राइंगल शुड बी सेम। बट इन द केस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स में केवल शेप से मतलब होता है। सिमिलर ट्राइंगल्स मींस दिखने में एक जैसे होंगे जो। अब दिखने में एक जैसे का मतलब क्या होगा, जैसे सपोज करिए एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। अगर ये दिखने में एक जैसे हैं मींस ये सिमिलर है, बट अगर आपको डायरेक्ट शेप से नजर आ रहा होगा कि इसका एरिया छोटा आएगा, इसका एरिया ज्यादा आएगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगे बट सिमिलर हो जाएंगे। दूसरी डेफिनेशन सिमिलर की ये भी है, ध्यान से समझ लेना इसको, कि जब भी ट्राइंगल्स की बात होती है, कोई भी 2 पॉलीगन्स की बात होती है, अगर उनको सिमिलर बोला जा रहा है, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ओके आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्रोपोर्शनल का मतलब आपको समझ में आता होगा, प्रोपोर्शनल है ना, एक दूसरे के साथ क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। मींस अगर मैं इस साइड को बच्चों ए बोल रहा हूं, इस साइड को बच्चों अगर मैं कैपिटल ए बोल रहा हूं, इसको अगर मैं बी बोल रहा हूं, इसको मैं सी बोल रहा हूं, और यहाँ पे मैं कैपिटल बी बोल रहा हूं, इसको कैपिटल सी बोल रहा हूं, मींस ए का जो रेशियो है ए के साथ, इधर बी का जो रेशियो है बी के साथ, और इधर सी का जो रेशियो है सी के साथ, दैट शुड बी सेम ऑफ एनी क्वांटिटी के इज इक्वल टू आना चाहिए, है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं ये मैंने ले रखी हैं, सपोज करिए 2 2 2। तो जो नेक्स्ट ट्राइंगल इस तरीके का बनेगा जो इस प्रकार से सिमिलर होगा, उसका रेशियो देखना है हमें, या तो 2 2 2 हो सकता है, या 4 4 4 हो सकता है, या 6 6 6 हो सकता है। यानी कि हमें प्रोपोर्शनल से मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है ना। से बढ़ सकती है, घट सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि चीज को सिकुड़ देना, है ना। फैला भी सकते हैं अपन, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में हमें ये सीखना है क्वेश्चन में कि इसको सबसे पहली बात तो हमें क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप ये ट्राई करिए। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 T2 T3 और इनकी साइड्स आपको दे रखी हैं। T1 की साइड्स क्या है 3 4 5, T2 की है 5 12 13 और T3 की है 6 8 10। ये पूछ रहा है कि विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। इन तीनों में से T1 ये रहा, T2 ये रहा, T3। अब आपको ये देखना है कि प्रोपोर्शनल किसके साथ हो रहा है। जैसे देखिए 3 का अगर मैं 5 के साथ देखूंगा तो जो भी रेशियो बनेगा, क्या वो 4 का 12 के साथ बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो इसके साथ प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं होंगे। तो फिर कौन रिलेट करेगा, देखिए ये कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, 3 2 टाइम्स 6 हो गया, 4 का 2 टाइम्स 8 हो गया और 5 का 2 टाइम्स 10 हो गया। मतलब इनके बीच में जो रेशियो है बच्चों 3 6 का, 4 का 8 के साथ और 5 का 10 के साथ, ये किसके इज इक्वल टू आ रहा है, 2 के इज इक्वल टू आ रहा है। मींस दीज 2 ट्राइंगल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। T1 एंड T3 ट्राइंगल्स क्या होंगे, रिलेट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आपको क्या दे रखा है इसी में, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन कर रखा है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स पे। पॉलीगन्स आप समझते होंगे, अ क्लोज शेप इन द 2D प्लेन, राइट। पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है, एक क्लोज शेप होनी चाहिए जो 2D प्लेन में ड्राइव की गई हो और एटलीस्ट 3 साइड्स। क्लोज शेप कब बनती है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका लॉजिक आपको क्रिएट होना चाहिए माइंड में। 10th क्लास में पॉलीगन्स पढ़ाए जाते हैं 9th 10th में, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी 2D प्लेन में क्लोज शेप कब बनेगी, विद द हेल्प ऑफ द लाइंस, जब उसके पास कम से कम 3 नंबर ऑफ साइड्स होंगी, राइट। तो पॉलीगन की ये भी खास बात होती है कि वो 3 नंबर ऑफ साइड से स्टार्ट करता है, ओके। फिर वो कितनी भी साइड्स तक जा सकता है। क्या कह रहा है ये कि अब हम इन पॉलीगन्स पे एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। कोई भी एक P1 पॉलीगन है और एक P2 पॉलीगन है, ये दोनों के दोनों पॉलीगन्स कब रिलेट करेंगे एक दूसरे को, जब उनके पास सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, ठीक है। यानी कि कोई भी एक P1 है ये रिलेट करेगा P2 के साथ if both have the same number of sides, both have the same number of sides। चलिए इसको अब आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा। देखिए रिफ्लेक्सिव
एकदम टकाटक बोलेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉलीगन को उठा लीजिए आप, कोई भी P1 ले लीजिए, ये अपने आप से तो हमेशा रिलेटेड होगा, क्योंकि इसकी साइड्स तो इसी की साइड है ना। तो हमेशा यानी कि फॉर ईच पॉलीगन, यहां पे लिखोगे फॉर ईच पॉलीगन P रिलेट फॉर P, ऐसा फॉर ऑल P के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में सोचिए जरा, कुछ नहीं सोचना है आपको सिमेट्रिक के लिए भी। क्या कि इफ P1 अगर रिलेट कर गया सपोज करिए P2 को, मतलब इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ साइड हो गई, तो क्या इसका मतलब यही तो होगा कि जो P2 होगा वो रिलेट करेगा किसको? P1 को, क्योंकि इसके पास भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, ठीक है ना। चलिए थर्ड क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में भी आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, ये करना है कि P1 अगर रिलेट करता है P2 को एंड P2 रिलेट करता है P3 को, इसका मतलब क्या? इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स, और जितनी साइड्स इसके पास उतनी ही साइड्स इसके पास। तो सपोज करिए इसके पास 4 साइड, तो इसके पास भी 4 साइड। अब क्योंकि इसके पास 4 साइड हैं और ये P2 किसके साथ रिलेट कर रहा है? P3 के साथ, मतलब इन दोनों के पास भी सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इसके पास कितनी साइड्स थी? 4, तो इसके पास भी 4 होंगी। जब इसके पास भी 4 हैं और इसके पास भी 4 हैं, तो इसका मतलब डायरेक्टली ये एक दूसरे को रिलेट कर गए, यानी कि P1 किसको रिलेट कर गया? P3 को रिलेट कर गया। इसका मतलब ये होगा कि रिलेशन क्या बन गया? ट्रांजिटिव बन गया, ठीक है ना। थोड़ी सी लैंग्वेज आप इसमें लिख लेना, मैं थोड़ा इन शॉर्ट आपको शो करे दे रहा हूं इसमें। और इसने ये दे रखा है व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी कि इस ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो रिलेट करेंगे किसी राइट एंगल ट्राइंगल के साथ, जो रिलेट करेंगे किसी राइट एंगल ट्राइंगल के साथ, और जिसकी साइड्स क्या दे रखी है राइट एंगल ट्राइंगल की? 3, 4, 5। अच्छा, एक चीज ये सोचने वाली है कि अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है ना, और हमें केवल यहाँ पॉलीगन्स पे जो रिलेशन दिया था वो क्या दिया था कि कोई भी 2 पॉलीगन्स तभी रिलेट करेंगे जब उनके पास सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमें कोई राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के साथ क्योंकि 3 नंबर ऑफ साइड्स होंगी, तो कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए को रिलेट करेंगे? यानी कि कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए मैं ए लिखता हूं, तो ए में क्या बनाऊंगा? ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल टी को बोल दिया मैंने ट्राइंगल, और ट्राइंगल के पास कितनी साइड्स होती हैं? और ट्राइंगल किसके साथ रिलेट करना चाहिए? रिलेट टू राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल होना या ट्राइंगल ना होना विद साइड्स, इसमें साइड्स जो भी दे रखी हैं उनको लिख लेना, फलाना ढिकाना, इनकी कोई जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, है ना। हमें तो बस ये है कि अगर टी ट्राइंगल है तो इसके पास 3 नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, हमें तो केवल साइड से मतलब है। अब 3 नंबर ऑफ साइड्स और किसके पास होती हैं? तो ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो क्या राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल केवल इसने फंसाने के लिए बोल रखा है। अगर हम रिलेशन को ध्यान से देखें तो रिलेशन ने शेप के बारे में कुछ नहीं बोला, रिलेशन ने केवल ये बोला है कि कोई भी 2 पॉलीगन्स तभी रिलेट करेंगे एक दूसरे को जब उनके पास सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो कितने सारे ट्राइंगल्स होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ साइड्स होती हैं? तो ट्राइंगल के पास तो पहले से ही 3 साइड होती हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल के साथ जितने भी एलिमेंट्स रिलेट करेंगे वो सबके सब क्या होंगे? ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए इक्वेशन और देखो, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में लाइंस का कलेक्शन ले रखा है, और इस एक्स वाई प्लेन में जो लाइंस का कलेक्शन है उसे कैसे डिफाइन किया गया कि कोई भी 2 लाइन एक दूसरे को तभी रिलेट करेंगी जब एक दूसरे के वो क्या होंगी? पैरेलल। तो सबसे पहला तो बनता है आपका रिफ्लेक्सिव, जो कि एक ही लिखते ही लाइन में हो जाना चाहिए। कोई भी आप लाइन उठा लीजिए L1, ये हमेशा पैरेलल आएगी L1 के। L2 उठा लीजिए, L2 पैरेलल होगी L2 के। इसका मतलब ये होगा फॉर ईच लाइन इन प्लेन, और प्लेन भी कौन सा? एक्स वाई प्लेन, इज पैरेलल टू itself means for all L रिलेट करेगा किसको? L को। और कहूं तो L, L कहां बैठ जाएगा जाकर के? R में, ठीक है। मीन्स R क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। दूसरा आ जाइए बच्चों सिमेट्रिक। इनमें तो कुछ भी नहीं करना ना आपको। अगर मैं कहता हूं कि L1 रिलेट कर रहा है L2 को, इसका मतलब क्या है? L1 इज पैरेलल टू L2, और अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या इसका उल्टा ये नहीं है कि L2 इज पैरेलल टू
L1। भाई ये दो लाइन है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है ना। तो अगर ये L1 नाम दे रखी है, इसको मैंने L2 नाम दे रखा है, तो ये अगर इसके साथ पैरेलल है तो ये भी तो इसके साथ पैरेलल है, यानी कि L1 अगर L2 के साथ पैरेलल है तो L2 के साथ कौन पैरेलल है? L1। तो यहां से ये निकल के आ जाएगा कि L2 रिलेट कर जाएगा किसको? L1 को। मींस L2, L1 भी कहां बैठेगा? R में। और जब ऐसा होगा तो कौन सा रिलेशन बनेगा? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली ट्रांजिटिव पे चले जाना। ठीक है, ट्रांजिटिव का काम आप कंप्लीट करेंगे। ट्रांजिटिव में भी आपको कुछ ज्यादा खास मेहनत नहीं करनी है। ट्रांजिटिव में क्या करना है कि अगर L1 रिलेट करता है किसको? L2 को, तो ये दोनों पैरेलल हो गई। यहाँ लाइन खींच लीजिए L1 और L2 की। एंड फिर आपको जाना है L2 किसके साथ पैरेलल है? L3 के साथ। तो L2 ये रहा और L3 यहाँ पे, फिर एक और लाइन खींच लेते हैं। तो ये पैरेलल थी इसके साथ और ये पैरेलल है इसके साथ, तो सीधी सीधी ये दोनों पैरेलल हो गई। मींस ये इंप्लाइज कर देगा L1 इज पैरेलल टू L3। इसका मतलब है कि L1 जो है वो रिलेट कर जाएगा किसको? L3 को। मींस L1, L3 कहाँ बिलोंग करेगा? R में। और ऐसा फॉर ईच लाइन के लिए होगा। मींस R क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। जब तीनों रिलेशन एक साथ फुलफिल होंगे तो R क्या हो जाएगा? इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बहुत देर बाद मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन को लिखा है। ठीक है ना, जब से तो मैं बार बार आपको यही बताता जा रहा था कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, देन इक्विवेलेंस हो गया। इस क्वेश्चन में एक चीज एक्स्ट्रा जो आपको इसमें सॉल्व करनी थी वो ये थी कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो आपने दिखा दिया। ठीक है, अब इसमें आगे उसने ये पूछा है कि सेट ऑफ ऑल लाइंस बताइए जो रिलेट करती हैं किसको? इसको। अरे हमें क्या करना है, इस लाइन के साथ जो लाइन पैरेलल होंगी वही तो इसको रिलेट करेंगी। तो y इज इक्वल टू 2x + 4। कोई भी दो लाइन कब रिलेट करती हैं, यानी कि कब पैरेलल होती हैं? जब उनका स्लोप सेम होता है ना। अच्छा, y इज इक्वल टू mx + c आपने पढ़ा होगा। दिस इज द जनरल लाइन ऑफ इक्वेशन। और m की ये जो वैल्यू होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये स्लोप को रिप्रेजेंट करती है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? स्लोप को। तो यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू 2x + 4 दे रखा है तो m की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पे 2। यानी कि वो सारी की सारी लाइन जिनके स्लोप कितने हैं? 2, वो पास कहां से हो रही है? इससे आपको कोई मतलब रखना ही नहीं है। आपको तो ये मतलब रखना है कि हमें कोई भी दो लाइन कब पैरेलल होती हैं। डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है नोट करके तो ये लिख सकते हो आप आगे फ्यूचर में समझने के लिए। एनी टू लाइंस L1 and L2 are parallel to each other if they have the same slope. They have the same slope. आपने ऐसा पढ़ा होगा बच्चों, मैं कोई आपको पहली बार नहीं बता रहा हूं। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जब M1 बराबर M2 होता है तो पैरेलल होती हैं। और ये भी पढ़ा होगा बच्चों कि M1 का मल्टीप्लाई अगर मैं M2 के साथ करूं और अगर वो -1 के इज इक्वल टू आ रहा है तो फिर ये बच्चों परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज बता दी। अब यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों, हमें दे क्या रखा है? 2x + 4। इसके साथ जो लाइन पैरेलल होंगी तो कौन सी लाइन पैरेलल होंगी बच्चों? 2x + c टाइप की जितनी भी लाइंस होंगी सब पैरेलल होंगी। बेटा पास कहां से होके जा रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें तो ये मतलब होता है कि दोनों लाइन के स्लोप सेम होने चाहिए। M1 किसके इक्वल होना चाहिए? M2 के। तो यहां पर हमें M की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। तो हमें बस लाइन ड्रॉ कर देनी है y इज इक्वल टू 2x + c टाइप की। और c क्या बच्चों? c इज अ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो जो भी लाइन स्लोप 2 रखेगी दैट इज अ पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x + 4। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यहां तक जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं रिलेटेड टू इक्विवेलेंस रिलेशन, और मैंने इसमें ये भी बताया कि कौन कौन सी लाइन इसमें आएंगी। इस सेशन में जो भी चीजें हमने कवर करी हैं, आज हम एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं एक्सरसाइज के, 15 नंबर और 16 नंबर। आप उनको सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज हमारी तरफ से कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो लेसन होगा मेरा उसमें मैं आपसे फंक्शन डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन क्या होता है थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं अभी आपको प्रोवाइड कर देता हूं इस लेसन में। अभी तक जो हम चीजें रिलेशन में पढ़ रहे थे उसी चीज को आगे फॉरवर्ड किया गया है फंक्शन के लिए, है ना। आपने फंक्शन कहो या मैपिंग कहो, दोनों का मतलब एक ही है।
डिटेल में हम नेक्स्ट लेसन में ही पढ़ेंगे, लेकिन फंक्शन को मैंने बताया रिस्ट्रिक्ट किया गया है किससे, रिलेशन से, ठीक है ना। जैसे रिलेशन में आप एक चीज समझ सकते हैं कि मेरे पास 1 2 3 है ना, और मैं जब भी रिलेशन बनाता था तो ये कहता था कि 1 का रिलेशन यहाँ 1 के साथ भी हो सकता है, 2 के साथ भी हो सकता है, 3 के साथ भी हो सकता है। बस इसी चीज को स्ट्रिक्ट यानी कि रिस्ट्रिक्ट किया गया है। 1 का रिलेशन अब होगा तो या तो 1 के साथ ही होगा या फिर होगा तो 2 के साथ ही होगा, यानी कि एटमोस्ट 1 एलिमेंट के साथ जब रिलेशन होता है, एटमोस्ट 1 एलिमेंट के साथ जब रिलेशन होगा तो वही क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो इस लेसन को मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूं। मुझे होप है कि आपको अच्छे से लेसन समझ में आया होगा। लेसन अच्छा लगा होगा जरूर, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। आज के लेसन को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।